बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले चंद दिन से ग़ालिबन 6-7 दिन से एक मुहिम PTI ने चलाई कि इमरान खान को फिर पेशकश की गई है कि वो 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। और बड़ा रंग भर के PTI की मीडिया ने इस रिपोर्ट को नशर किया कि किस तरह इमरान खान की मिन्नतें की जा रही हैं, उसको आमादा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इल्तिजा की जा रही है। और साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि एक मरतबा आप बाहर चले जाएं और उसके बाद फिर मुनासिब वक्त देखकर हम आपको अकोमोडेट कर देंगे, आपको ले आएंगे। फिर ये 6-7 दिन पहले या 8 दिन पहले मुहिम शुरू हुई और 3 दिन पहले इस मुहिम में एक वो एविडेंस भी शामिल कर दी गई। एविडेंस क्या थी कि जनाब 3 दिन पहले रात के पिछले पहर पाकिस्तान के दो अहम तरीन आदमी 3 दूसरे आदमियों के हमरा, जिनमें एक पिंकी पीरनी थी और एक मोहम्मद अली दुरानी था, ये 5 आदमी इमरान खान की जेल में हाजिर हुए। अब 2 अहम तरीन आदमी कौन है, कोई इंडिकेशन, कोई निशानी उनकी नहीं बताई, लेकिन आप जब सिंपली अहम तरीन आदमी कहेंगे तो उसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ और ISA की चीफ, ये 2 ही अहम तरीन आदमी बनते हैं। ये गोया दोनों आए और इन दोनों ने पता नहीं कितने घंटे तक, पौन घंटे तक, 1.25 घंटे तक इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप चले जाएं मुल्क से बाहर। लेकिन इमरान खान डट गया। बल्कि रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पिंकी पीरने ने भी कहा, खान साहब आप चले जाएं, आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, आप चले जाएं, साल 6 महीने के बाद आप वापस आ जाएंगे। लेकिन खान साहब डट गए, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। फिर उन 2 अहम आदमियों ने धमकी दी कि अगर आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर हम फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लेंगे, पिंकी को भी गिरफ़्तार कर लेंगे, अलीमा चोरनी को भी गिरफ़्तार कर लेंगे, उज़मा चोरनी को भी गिरफ़्तार कर लेंगे। तो इमरान खान ने कहा सारी दुनिया को गिरफ़्तार कर लो, मैं तो रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहानी इतनी ज़्यादा फैलाई गई एक मुहिम के तहत कि बहुत सारे लोगों को यकीन आ गया, यहाँ तक कि TV चैनल्स पर भी इस पर बात हुई। और फिर इसमें मज़ीद रंग भी भरा गया ये कहकर कि जनाब देखिए, इस डील की कोई ना कोई डील तय हुई है, इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ मामला तय हो गया है। यही वजह है कि साइफर केस जो है वो उड़ गया है, अदालतों ने उसे उड़ा दिया है। वो आपने फिर कल देख लिया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता, वो भी खुला ट्रायल ही होता है। असल में इन कैमरा का मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जेल में ट्रायल होगा तो वो उसको आप कहें कि ये तो खुली अदालत नहीं है, वहाँ भी लोग जा सकते हैं। और दूसरी जो अहम बात की, उन्होंने मातहत अदालत को हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस केस का फ़ैसला सुनाया जाए। तो ये तो है जनाब उस डील की हकीकत जिसका ये ढोल पीट रहे थे। और जहाँ तक उस खबर की बात है तो पता ये चला है कि कोई आदमी वहाँ नहीं गया, सिरे से ही झूठ। एक तो होता है ना कि भाई जाने वाले थे, कोई सूबाई वज़ीर था, कोई वफाकी वज़ीर था, कोई ब्रिगेडियर था, कोई कर्नल था, कोई सफ़ीर था, नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई गया ही नहीं था। हाँ, मोहम्मद अली दुरानी इस दौरान मिला और पिंकी पीरनी ने मिलने की कोशिश की है, अभी तक तो उसकी मुलाकात की खबर नहीं आई। लेकिन उसने ये कहा है कि मैं खान साहब से तन्हाई में मिलना चाहती हूँ, रूटीन की मुलाकात के अलावा जो दिन के वक्त होती है। रात के वक्त पिछले पहर पिंकी पीरनी भी अडियाला जेल नहीं गई। ये इतना बड़ा झूठ, कई मंजिला झूठ घड़कर PTI के सोशल मीडिया ने चलाया और वाह समेटी। ज़ाहिर है वो ऐसे झूठ चलाते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर बरतानिया में और अमेरिका में उनको बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप मिलती है, लाइकिंग मिलती है और पैसे बनते हैं। तो वो झूठ ये जानबूझ के घड़ते हैं। और PTI के जो हामी हैं वो इतने घामर हैं, अकल से इतने पैदल हैं कि उनके लिए मेरे ख्याल है ज़ुम्बी का लफ्ज़ भी छोटा है। वो ये इतलात सुनते हैं और उन पर यकीन कर लेते हैं और फिर वो डंके बजाने लगते हैं कि देखो लेट गए सारे खान के आगे, सब के सब खान के आगे लेट गए। हमने कहा था ना खान की मिन्नतें की जाएंगी, तो उसकी हकीकत ये है कि कोई नहीं मिला। लेकिन इसके बरअक्स जो कहानी सामने आई है वो बड़ी दिलचस्प है और वो मैं सच्ची खबर आपको दे रहा हूँ। वो ये है कि इमरान खान ने आखिरी हथियार के तौर पर इलेक्शन के बाइकाट का फ़ैसला किया और इस दौरान उसने अपनी वकीलों से भी कहा है, मोहम्मद अली दुरानी से भी कहा है कि यार जाकर मिलो और उनसे कहो कि मैं वसी तर कौमी मुफाहमत के लिए तैयार हूँ, कौमी मुफाहमत के लिए तैयार हूँ, मैं सब के साथ। यानी वही बात जो उसने
2 महीने पहले भी कही थी, जिसको रद्द कर दिया गया था कि मैं सब जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अब उसने मुज़ाकरात का लफ्ज़ काट कर उसको कौमी मुफ़ाहमत का नाम दिया और मोहम्मद अली दुरानी को स्पेशल ड्यूटी दी है कि तुम कौमी मुफ़ाहमत का ये मसाला लेकर जाओ और मिलो। लेकिन मज़े की बात यह है कि किसी ने भी मोहम्मद अली दुरानी को मुलाकात की इजाज़त देने का इंदिया अभी तक नहीं दिया, और मुझे यकीन है कि कोई इससे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक वाज़ेह ऐलान इनको पहुँचा दिया गया है। ऐलान तो खैर होता है ना जो सरेआम किया जाए, लेकिन खुफिया तौर पर एक दो टोक जवाब आज नहीं बल्कि मसलसल कई हफ्तों से इनको पहुँचाया जा रहा है मुख्तलिफ वसीलों से कि भाई आने की कोशिश ना करना, हमारा तुमसे मुज़ाकरात का कोई मूड नहीं है। और उसकी जो लाइन है, जो इसका टाइटल है, उसका टाइटल ये है कि 9 मई की कोई माफ़ी नहीं है। हाँ, नीचे से कुछ लोगों को माफ़ी दी जा सकती है अगर वो इस फितने को क्रश करने में हुकूमत के मददगार साबित हों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि एक दामाद साहब को रिहा भी किया गया और उनको बाहर जाने की इजाज़त भी दी गई है, तो ज़ाहिर है इसके पीछे कोई कुछ ना कुछ था जिसका यकीन हासिल होने के बाद फिर दामाद साहब को, हालांकि वो दामाद साहब बहुत बड़े डकैत हैं, बहुत बड़े डकैत, और उनका ससुर जो है वो भी बहुत बड़ा डकैत है, और वो फैसलाबाद के ISI के बिल्डिंग पर हमला करने के मरकज़ी मुलज़ुमों में भी शामिल है, लेकिन उसको माफ़ी दे दी गई है। तो ज़ाहिर है ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके तहत फितना को कुचला जाना है, फितने को रियायत नहीं मिलनी, फितने को रिलीफ नहीं मिलना। और अब इमरान खान के पास यही चारा रह गया कि वो बाइकाट की धमकी दे, और बाइकाट की स्कीम उन्होंने बना ली है। स्कीम के तहत ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इमरान खान बहुत मकबूल है, उसकी मकबूलियत 90% है, 85% है, 80% है, या कितने फ़ीसद है, और इतनी ज़्यादा मकबूलियत है कि इस मकबूलियत की वजह से वो या हमें इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने देंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया तो हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे। चुनांचे उन्होंने इलेक्शन में हमें रोकने का फ़ैसला किया है, और चूँकि उन्होंने रोकने का फ़ैसला किया है इसलिए हम बाइकाट करते हैं। ये है खुलासा उस बयान का या तहरीर का, जो इलेक्शन का बाइकाट करने का फ़ैसला अगर हो गया तो उसको ऐलान करते वक्त जो नशर किया जाएगा, ये उसका खुलासा मैंने बता दिया है। और ये बात वहाँ तक पहुँच गई है कि जनाब मौसूफ जो हैं, जो अडियाला जेल में लम्बलेट हो चुके हैं सहारों की छिन जाने से और हर तरह के यकीन बेयकीनी में बदल जाने के बाद, अब वो बाइकाट का कार्ड चलाने वाला है। तो नाज़रीन, ये तो था उसका किस्सा। तो अब PTI ने एक साहब को वलीउल्लाह का दर्जा दिया था, तो उन वलीउल्लाह साहब की आजकल उनसे जंग चल रही है, बल्कि PTI ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी है। और इस जंग को भड़काने के लिए जो वलीउल्लाह साहब हैं, हर रोज़ एक नया बम फोड़ देते हैं जो इनकी PTI वालों की दुमची पर जाकर लगता है, और फिर ऐसी सुलगन होती है कि जिसकी सुलझन इनको सुझाई नहीं देती। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ है, जिनको कल तक ये लोग वलीउल्लाह साबित करने पर तुले हुए थे कि 2 ही तो वलीउल्लाह पैदा हुए बर्रे सगीर में, 2 नहीं 3, एक पिंकी पीरनी और दूसरा ये मौलवी तारक जमील और तीसरा ये इंजीनियर मोहम्मद अली। और इंजीनियर मोहम्मद अली ज़्यादा अहम इसलिए हैं कि ये चूँकि बहस करते हैं और इनका जो हल्का असर है वो पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि मौलवी तारक जमील जो है वो जैसा अबू जहल खुद है वैसे ही अबू जहल उसके सुनने वाले हैं। आपको इल्म होगा कि मौलवी तारक जमील ने भी गंदी गालियों की तरबियत की हुई है अपनी उम्मत को। इसने कहा हुआ है कि मुझ पर कोई तनकीद करे तो तुमने उसकी माँ को ये कहना है, इसकी बहन को ये कहना है, और फला गालियों की एक पूरी लिस्ट उसने अपने ट्रॉल्स को दी हुई है। आप मौलवी तारक जमील के ख़िलाफ़ को ट्वीट करके देख लें, आज ही देख लें, तो आपको इसकी उम्मत के लोग आपको माँ बहन बेटी की ऐसी गंदी गालियाँ देते हुए मिलेंगे कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। तो ये है मौलवी तारक जमील की तबलीग। इंजीनियर मोहम्मद अली इसके बरक्स पढ़े लिखे लोगों को अपील करता है, और चूँकि हवाला जाती रिसर्च होती है उसके पास, इसलिए उसका हल्का असर बहुत मुअस्सर भी है और बहुत बड़ा भी है। PTI को उसका बड़ा सहारा था, अब वो सहारा छिन गया है। तो बहरहाल इस वलीउल्लाह ने रोज़ एक बम छोड़ना होता है आजकल PTI की दुमची पर फेंकने के लिए, उसको जलाने के लिए। तो जो नया बम फेंका है वो ये है
کہ آپ دیکھ لینا کہ ان کو پی ٹی آئی والوں کو امیدوار نہیں ملیں گے الیکشن میں. وزیر اعظم بن جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، جیسے وزیر اعظم وہ بنتے ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے خان والا کام نہیں کرنا. اگر ہو سکے کہ اپنے دشمنوں کو نیب کے ذریعے، وہ بےمان آدمی جو عورتوں کو بلیک میل کرتا رہا، جسٹس جاوید اقبال، جس کی گمراہی کے اوپر اجماع ہو چکا ہے اب ساری جماعتوں کا، یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا. جو کچھ خان صاحب نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا، آپ نے خان صاحب کے ساتھ یہ نہیں کرنا. میں یہ مشورہ دوں گا جو اسعد رفیق کے ساتھ ہوا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ لکھا، اور وہ جسٹس مقبول باقر کا فیصلہ، اور یہ اتنا دلیر جج ہے جو اس وقت آپ کا وزیر اعلیٰ سندھ ہے. مجھے پتا ہے ہمارے ادارے کا کیس لگا ہوا تھا، کوئی جج ہمت نہیں کرتا تھا فوج کے خلاف کیس سننے کی. اس بندے نے نہ صرف کیس سنا ہمارے ادارے کے لوگوں کا، فوج کے خلاف فیصلہ دیا. ٹھیک ہے، اتنا دلیر جج ہے یہ جسٹس مقبول باقر. تو اس نے فیصلہ سعد رفیق کا لکھا ہے، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں. ابھی آپ نے سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، ان سب کا نام لیا. ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے کون سے لوگ ہیں؟ اسد عمر بھی چلا گیا. پی ٹی آئی کے لوگ کون سے ہیں؟ جتنے بھی تھے، 2 بندے ہیں پی ٹی آئی میں، کون کون؟ عمران خان اور علی محمد. اچھا، باقی سارے کدھر ہیں؟ نہیں، وہ تو پھر کدھر ہے؟ نون لیگ کے ساتھ بھی وہ سرکار ہے کہ پیپلز پارٹی سے آئے وہ سرکار، ان کو تو کینڈیڈیٹ مل جائے تو بڑی بات ہے. کوئی نہیں ہے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملے گا. نہیں، کہاں سے ملیں گے؟ کیا عمران یہ ان کا تازہ. اب اس کے بعد ان کو جو آگ لگی ہے، وہ آگ لگی تو بہت ہے، لیکن اندر سے انہیں بھی پتا ہے کہ ولی اللہ کی کم از کم یہ پیش گوئی درست ہے کہ ہمیں امیدوار نہیں ملنا ہے. بائیکاٹ کریں یا نہ کریں، امیدوار ان کو نہیں مل رہے. تو ناظرین، آخر میں جنرل فیض کا ذکر میں تھوڑا سا کر دوں کہ اس پر ٹی وی پروگرام کیا ہے، یو والوں نے بڑا زبردست پروگرام کیا ہے. تو میں نے اس کا صرف ایک فقرہ لے کر اپنا تبصرہ کرنا ہے. وہ فقرہ یہ جس میں وہ بتاتے ہیں نا، جس کی سوسائٹی پر یہ قبضہ کرنے گیا تھا، کہ ان کے گھر سے یہ فیض نامی چور جو ہے، یہ وہاں سے 400 تولے سونا اور لاکھوں روپے کی نقدی اور کروڑوں روپے کی گاڑیاں چوری کر کے لے کر چلا گیا. میں نے صرف یہ فقرہ بتانا ہے آپ کو. کیوں بتانا ہے؟ باقی تفصیل آپ وہ شاہ زیب کے پروگرام میں دیکھ لیں. وہ ٹویٹر پر بھی چل رہا ہے، واٹس ایپ پر بھی آ رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں دے رہا. میں نے یہ فقرہ جو لیا ہے تو ایک خاص بات کہنے کے لیے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے آپ کسی بھی آدمی کو پکڑے، چھوٹے کو پکڑے، بڑے کو پکڑے، وہ چور نکلتا ہے. یہ فیض بھی تو پی ٹی آئی کا آدمی تھا نا، وہ باجوہ بھی پی ٹی آئی کا آدمی تھا. وہ جو 12 ارب روپے کی چوری اس نے اکٹھی کر لی. اور یہاں آپ دیکھ لیں اسد کیسر کی چوری کی کیسی کیسی کہانیاں آ رہی ہیں. اسد کیسر سے لے کر زلفی بخاری تک، پنکی پیرنی سے لے کر گوگی گجری تک، جتنے بھی لوگ آپ لے لیں، مانیکا سے لے کر، مانیکا کے بیٹوں سے لے کر، میاں اظہر کا بیٹا جو ہے حماد اظہر اس کا نام ہے. اسی طرح پھر وہ جو لاہور کا ایک بہت بڑا گنڈا اور جوا مافیا کرانے والا اقبال اس کے نام میں لگتا ہے، وہ انہوں نے لاہور میں جتنے قبضے کیے، زمینیں چھینی، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کیے، جوا مافیا چلائے، اور دوسرے وہ مافیا بھی چلائے جن کا نام لینا تہذیب کے خلاف ہے، اور جن کے کلچر کی جھلکیاں آپ کو مولوی طارق جمیل کے مذہبی لیکچرز میں ملتی ہوں گی. وہ 70 کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہو رہے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں. یہ پی ٹی آئی، یعنی پی ٹی آئی میں آپ کسی بھی آدمی کو لے لیں، وہ نکلے گا چور. اس نے فلاں چوری کی، اس نے فلاں چوری کی. یعنی پاکستان کے سارے چور ماشاءاللہ کیا ایک فزیکل کوئی چینج آیا ہے اس ملک میں. کوئی نارتھ پول ساؤتھ پول نے اپنی جگہ سے کوئی موومنٹ کی ہے، پوزیشن بدلی ہے، جس کے اثرات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے سارے چور سمٹ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. کمال ہی ہو گیا. بہرحال فیض کا جو انجام ہے وہ اب اس کے آثار اب نمایاں ہونے شروع ہوئے. وہ اب تک نہ تو اس کو گرفتار کیا گیا، نہ ہی اس کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، اور نہ ہی اس کے سفر پر پابندیاں لگائی گئی اندرون ملک. صرف یہ پابندی لگی چھوٹی سی کہ آپ نے گھر سے کہیں بھی جانا ہے تو آپ نے بس اس کی اطلاع دے دینی ہے. اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اجازت نامہ نہیں کہ آپ نے اطلاع دی اور پھر بیٹھ گئے کہ اجازت ملتی ہے تو جاؤ. نہیں، آپ نے صرف اطلاع دینی ہے اور چلے جانا جہاں بھی جائے. لیکن اس پر یہ پابندی ضرور ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. اور سنا ہے کہ اس نے پچھلے دنوں یعنی یہ جو تازہ جو معاملات چل رہے ہیں دھرنا کیس میں، تو اس کی پکڑ میں آنے کے بعد وہ بہت پریشان ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے اس نے یہ فقرہ کہا کسی سے کہ کیا میری اوقات جو ہے وہ فرہ گوگی سے بھی گئی گزری ہے، میں اس سے بھی زیادہ گرا ہوا آدمی ہوں کہ فرہ گوگی کو سہولت دے دی گئی کہ پاکستان سے باہر چلی جا رہا، لیکن مجھے یہ سہولت نہیں دی جا رہی. تو یہ ملک سے بھاگنا چاہتا ہے فیض، لیکن بھاگ نہیں سکتا کیونکہ پابندی ہے. اور اب جو نیا سلسلہ کھڑا ہوا دھرنا کے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے سب کو امیدیں لگی ہوئی تھی کہ دھرنا کیس میں کوئی اچھا فیصلہ سنایا جائے گا، تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ایک 6 رکنی کمیشن بن گیا ہے. سابق آئی جی صاحب جو ہے اختر صاحب ہیں، کوئی اس کے سربراہ لگ گئے ہیں. اور کل اس کی یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو آرمی چیف کو طلب کرے، سابق کو، موجودہ کو،
चाहे तो वो वज़ीर आज़म को तलब करे, चाहे तो किसी को भी तलब करे, और चाहे तो किसी को गिरफ्तार भी कर ले। और अब इस केस की अगली समाअत 2 महीने के बाद होनी है, और इस 2 महीने के अंदर अंदर ज़ाहिर है हुकूमत ने इस कमीशन के ज़रिए कुछ कार्रवाई करके ही सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। ये तो नहीं जाकर वहाँ कहना 2 महीने के बाद कि जनाब हमने होमवर्क कर लिया। नहीं, होमवर्क नहीं, कुछ एक्शन कर लिए जाएंगे। और अब सुना ये जा रहा है कि इसी दौरान ये फैज़ साहब जो हैं चकवाल के, वो चोर जिन्होंने, वो जो बगदादी चोर है, वो थीफ ऑफ बगदाद जिस पर फिल्म भी आपने देखी होगी, उसको भी मात कर दिया है, उसकी गिरफ्तारी इन्हीं 2 महीनों के अंदर अंदर हो जाएगी। और ये खबर तो आपने पहले ही सुन ली कि साइफर केस का फ़ैसला 4 हफ्तों में होने वाला है। तो लगता ये है कि हालात जो हैं वो इनके लिए अच्छे नहीं हैं। और एक चलते चलते एक आखिरी खबर मैं आपको सुना दूं, वो ये है कि दिसंबर से, यानी आज 16 तारीख है, तो 14 दिन रह गए बाकी दिसंबर के शुरू होने में। दिसंबर शुरू होते ही इमरान खान के गिर्द जो न्यूज़ है वो मज़ीद टाइट कर दी जाएगी, और उसका यानी इतना सख्त शिकंजा होगा पीटीआई पर कि पीटीआई वालों को सांस भी शायद लेने में मुश्किल हो। और मैं तो इस बात का हामी हूँ, क्योंकि ये पार्टी कोई सियासी पार्टी नहीं है कि जिसके लिए हम आवाज़ उठाएं कि जनाब इसको बुनियादी हकूक़ दो, इसको आइनी हकूक़ दो, इसको शहरी हकूक़ दो। ये पाकिस्तान में इसराइल और भारत की एक फ्रेंचाइज एजेंसी है, और जिसके पीछे कादियानियों का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अब आपने वो भी इतला आपको मिल गई होगी कि जो अमेरिका में इनका जबरान नाम का कोई जो मीडिया सेल का हेड है, वो कट्टर रासिखुल अक़ीदा कादियानी है। और पाकिस्तान में जो अरसलान बेटा वो भी कादियानी था। और मुझे तो किसी ने बताया कि सोशल मीडिया की इनकी जो टीम है, जिसमें कम से कम 110 व्लॉगर शामिल हैं, उनमें से 90 जो है वो कादियानी हैं। 90 जो खुद को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं और दीन की बातें भी करते हैं, इस्लाम की बातें भी करते हैं, लेकिन 90% उनमें कादियानी हैं। और कौन कौन है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये कुछ लोगों का कहना है कि हमने ये जो डाटा इकट्ठा किए, मैंने कहा मुझे भी डाटा दिखाओ, शायद वो मुझे किसी दिन दिखाई दे। लेकिन उन्होंने मुझे 110 इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की लिस्ट ज़रूर दे दी है कि ये इनके 110 आदमी हैं जिन पर ये भारी सरमाया खर्च करती है पीटीआई, और ये दिन रात प्रोपेगेंडा करते हैं। वो लिस्ट मैंने एक तरफ रख दिया, मुझे उससे क्या दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने मुझे उनके कादियानी होने के बारे में रिपोर्ट दी कुछ शवाहद के साथ, सबूतों के साथ, तो वो मैं शेयर करूँगा। अगर बिना सबूतों के दिया तो फिर मैं शेयर नहीं करूँगा। लेकिन इतना तो मुझे भी यकीन है कि इनमें पीटीआई का सारा नेटवर्क, चाहे वो सियासी है, चाहे वो मीडिया का है, और चाहे इनके फाइनेंसर है, ख़ास तौर पर जो यूरोप और अमेरिका, बरतानिया और अमेरिका 2 मुल्क जो है ख़ास तौर पर, इनमें पीटीआई का सारा धंधा कादियानी हजरात चला रहे हैं। सारे मुदारिल महाम वही यही कादियानी लोग हैं। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।